उसे सुनिश्चित करना होगा कि वो अपने कोल्ड आयरन हैवी तलवार साथ ले जाए। तप्यांग हैरान होकर पूछता है कि क्या, लेकिन एल्डर बिक्सन उसे बताता है कि वो नोबल कंसोर्ट का डांस पार्टनर होगा तलवार प्रदर्शन के दौरान। तो हां, कुछ भी उसके प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा। बाद में सेलिब्रेशन के दौरान सम्राट खुशी खुशी अपनी सीट पर बैठता है, जबकि क्राउन प्रिंस उसके बगल में उदास बैठा होता है। ये देखकर तप्यांग सोचता है कि ये बिल्कुल वैसा है जैसा उसने सोचा था। 14 साल के लड़के की आंखों में इतना गहरा खालीपन देखना मुश्किल है। चोंगडुगिंग के क्राउन प्रिंस हयानविन को कभी रंग नहीं दिखते। बचपन से ही वो शास्त्रों के अध्ययन में डूबा रहा, जिससे उसे सिर्फ काली स्याही और सफेद कागज के अलावा कुछ दिखना बंद हो गया। भले ही वो खूबसूरत नजारा देखे, उसे कोई आकर्षण नहीं होता और वो पपेट की तरह उद्देश्यहीन जिंदगी जीता है। प्रिंस की जिंदगी शानदार थी, लेकिन खुशहाल नहीं। सियोलिन ही थी जिसने हयानविन की आंखों में रंग वापस लाए। एक सीन था जहां सियोलिन पैलेस से चोरी छिपे निकलती है और हयानविन को टाइल छतों पर ले जाती है ताकि उसे चोंगडुगिंग का पूरा नजारा दिखाए। वहां पहली बार हयानविन को एहसास हुआ कि चोंगडुगिंग सचमुच खूबसूरत जगह है। फेस्टिवल में भी ऐसा ही हुआ जब दानवों के हमले से लैंडस्लाइड हुआ। 3 दिन तक रेस्क्यू का इंतजार करते वक्त सियोलिन ने किसी तरह हयानविन को जिंदा रखा। उस वक्त सियोलिन ने अपना नाम नहीं बताया था, तो उसकी पहचान अज्ञात थी, लेकिन एक परिचित कोर्ट मेड की धुंधली याद उसके दिमाग में रही, जो सेलेस्टियल ड्रैगन का गाना नॉवेल की शुरुआत में एक रोचक मोड़ जोड़ती है। तप्यांग रुककर सोचता है कि ये कंपोजिशन समहाउ परिचित लगती है। फिर लेडी सुप के साथ हुए सबको याद करता है। वो उस ख्याल को धकेल देता है और सोचने का फैसला करता है कि इसे भूल जाए। जुझाक पैलेस की हेडमेड उसके पास आती है और बताती है कि तलवार प्रदर्शन जल्द शुरू होने वाला है, जिस पर वो मान जाता है। वो उसे बताती है कि वे असली तलवारों का इस्तेमाल करेंगे और जो पहले अपने विरोधी की कॉलर काट देगा वही विजेता होगा। वो पूछता है कि क्या इस स्थिति में नोबल कंसोर्ट को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो जटिल पैलेस ड्रेस पहने हुए है। वो उसे बताती है कि खुलकर कहूं तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो मान जाता है और सोचता है कि किसी भी तरह उसे नोबल कंसोर्ट का सामना करना है और तलवार नृत्य प्रदर्शित करना है। लगभग 20 चालों के बाद वो उसे उचित तरीके से जीतने देगा। फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। वो अपनी कमर से बंधी तलवार की ओर देखता है और याद करता है वो वक्त जब वे गार्डों से भाग रहे थे, पकड़े जाने के बाद, जहां उसने वचन लिया था कि वो फिर कभी किसी इंसान के खिलाफ असली तलवार नहीं उठाएगा। गुफा के अंदर एल्डर बिक्सन प्रवेश करता है और दृश्य का निरीक्षण करता है। वो सारी खून और लाशों को चारों ओर देखता है। फिर वे दोनों भाई बहन को एक कोने में सिमटे हुए देखते हैं। सियोलिन तप्यांग के छोटे शरीर को कसकर गले लगाए हुए उसे सांत्वना दे रही है, जबकि वो आतंक से कांप रहा है और खूनी तलवार थामे हुए है। एल्डर उन्हें कुछ देर तक घूरता है और जब सियोलिन उसे देखती है, उसका चेहरा गहरा पड़ जाता है और वो चिल्लाती है कि वो उनसे दूर रहे। वो रोती रही और कहती रही कि उनके पास कोई चारा नहीं था अगर वे जिंदा रहना चाहते थे। तप्यांग इस बीच वचन दोहराता है कि वो फिर कभी किसी इंसान के खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा। एल्डर बिक्सन उसे करीब से देखता है और पाता है कि खून उसका नहीं है और ये निशान डिवाइन फीवर के हैं। वो सोचता है कि इस बच्चे के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो तलवार मास्टर बनेगा या खूनी राक्षस। तभी वो तप्यांग को उसका वचन दोहराते सुनता है। वर्तमान में तप्यांग समझ नहीं पाता कि एल्डर ने उसे तलवार ले जाने के लिए क्यों जोर दिया। उसके अजीब निर्देशों के पीछे हमेशा वैध कारण होते हैं, लेकिन इस बार उसे बुरा एहसास हो रहा है। हेडमेड पूछती है कि क्या उसके पास कोई और सवाल है, जिस पर वो उसे देखता है और सोचता है कि कुछ गड़बड़ है। कहानी में जिस हेडमेड को वो जानता था, वो ये शख्स नहीं है। उपन्यास की मेड का स्वभाव शांत था और उसका नाम पूरी तरह अलग था। तो ये शख्स कौन है? वो हिचकिचाते हुए पूछता है कि उसने जुझाक पैलेस में कब से काम शुरू किया। वो उसे बताती है कि वो 9 साल की उम्र में मेड के तौर पर आई थी। तब से 20 साल से ज्यादा हो गए जब उसने जुजू जैक पैलेस को अपनी जिंदगी समर्पित करने का फैसला किया। फिर वो पूछती है कि उसने ये क्यों पूछा। वो कहता है कि कुछ नहीं और सोचता है कि जुझाक पैलेस हर किसी को नहीं रखता। शायद उसने कुछ गलत समझ लिया। वो सिर हिलाता है और आखिर में सोचता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है कि नोबल कंसोर्ट ने उसे मंच पर क्यों रखा, और मेड कहती है कि वो कंसोर्ट की मंशा का अंदाजा कैसे लगा सकती है। शायद ये उसके बचे हुए संदेह को दूर करने के लिए है। वो पूछता है कि संदेह से उसका क्या मतलब है, और वो बताती है कि वो वंसल क्लान से नहीं है क्या। वो सोचता है कि जुझाक पैलेस के लोग अपनी स्पष्ट, सीधी बातों और निडरता के लिए जाने जाते हैं, जो उसे रोचक लगता है।
वो आगे कहती है कि कंसोर्ट सभी चीजों को बुद्धिमानी से स्वीकार करती है, लेकिन वॉनगोल क्लान के मामले में वो उन्हें दिल से स्वीकार नहीं कर सकती। तो शायद किसी वॉनगोल क्लान के व्यक्ति जैसे उसे को औपचारिक द्वंद्व में हराकर वो अपने बचे हुए संदेह को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। वो कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, मंच पर नकली द्वंद्व तो बस एक औपचारिकता है, और कंसोर्ट को पता है कि नाटक की तरह प्रदर्शित किए गए द्वंद्व में जीत का क्या मतलब है। वो सोचती है कि उसकी बात सही है। वो उसे बताता है कि फिर भी चिंता न करे, क्योंकि ये उसकी विशेषता का क्षेत्र है। वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है, और वो कहता है कि वो ऐसा हारेगा कि उसे वाकई आश्चर्य होगा। वो सोचता है कि यही तो साथ निभाने का मतलब है, चाहे वो किसी अलग युग की नोबल कंसोर्ट हो या ऑफिस का डिपार्टमेंट मैनेजर। गतिशीलता अंततः एक जैसी है। सस्ती चापलूसी का खुला प्रदर्शन किसी को सस्ता ही दिखाता है, और नोबल कंसोर्ट जैसे लोग ऐसी खुली चापलूसी से नफरत करते हैं, लेकिन यही उसका लक्ष्य है। वो शरारती मुस्कान के साथ सोचता है कि वो उसे दिखाएगा कि असली सस्ती चापलूसी क्या होती है, और फिर शुरू होता है। चोंगडुगिंग के सबसे खूबसूरत फूलों कंसोर्ट्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का वक्त आ गया है। संगीत और उत्सव शुरू होते हैं, और बेको पैलेस की कंसोर्ट मंच पर आती है। वो इतनी खूबसूरत नृत्य करती है जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। उसके आंदोलन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और जब उसका नृत्य खत्म होता है तो सभी तालियां बजाने और चीयर करने लगते हैं। अधिकारी सोचते हैं कि अगली आने वाली लेडी सुगबाई के लिए उससे मुकाबला करना मुश्किल होगा। वे कहते हैं कि उन्हें उसका समर्थन करना चाहिए, और अगले साल वो टीएम हेयरपिन प्राप्त कर सकती है। फिर लेडी सुगबाई ग्रेसफुली मंच पर आती है। वो सभी का धन्यवाद करती है जो यहां आए, और कहती है कि वो अपने एहसासों को उन्हें कैसे व्यक्त करे ये नहीं जानती, लेकिन अगर ये महज एक सपना ही है तो वो आशा करती है कि ये इस खुशी के दिन को रोशन करे। वो अपना हाथ उठाती है और एक जादू डालती है। तुरंत मृत शरद ऋतु के सौकर पेड़ों को खिलने लगती है। इससे सभी दर्शक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने हर पेड़ को खिलता हुआ दिखाया। वो कहती है कि वो मानती है कि इस देश को एक दिन महाराज के शासन में वसंत का स्वर्ग बन जाएगा, इसलिए उसने अपनी दृष्टि का एक अंश दिखाना चाहा। थोड़ी देर बाद सभी पेड़ सामान्य हो जाते हैं। इस प्रदर्शन से तप्यांग भी हैरान रह जाता है, जो सोचता है कि ये समझ से परे है कि पूरे पहाड़ को जादू से ढकना संभव है। वो सोचता है कि इसी वजह से क्रम महत्वपूर्ण है। मंच पर हेडमेड पूछती है कि क्या वो तैयार है, क्योंकि अब उनकी बारी है, जिस पर वो मान जाता है। तलवार पकड़ते हुए तप्यांग सोचता है कि उसे लेडी कंसोर्ट इन हायों की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक प्रभावशाली परिवार की नोबल महिला होने के नाते वो कंसोर्ट्स में सबसे अधिकृत क्राउन प्रिंसेस है। दोनों मंच पर आते हैं और एक दूसरे का सामना करते हैं। वो दर्शकों से कहती है कि उसे इस खुशी के अवसर पर अपनी तलवार नृत्य प्रदर्शित करने का मौका मिलना वाकई सम्मान की बात है। तप्यांग सोचता है कि ऐसा नहीं लगता कि ये उसका पहला आयोजन है, और क्यूएच आगे कहती है कि चूंकि ये जन्मदिन का उत्सव है जिसकी खुशी स्वर्ग भी मनाएगा, वो प्रार्थना करती है कि उसकी कला स्वर्गीय देवता की इच्छा तक पहुंचे और चोंगडू का भविष्य हमेशा शांतिपूर्ण रहे। तब उनकोंग अपनी मुट्ठी को जोड़कर विनम्र सलाम करता है, जबकि सोचता है कि वे पूरी तरह अलग पृष्ठभूमि में पले बढ़े हैं। वो अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाता है, जबकि उसे देखता है। वो अपनी स्थिति लेती है और हथियार निकालकर उसका सामना करती है, लेकिन वो तुरंत नोटिस करता है कि वो कांप रही है। उसका चेहरा जितना शांत और सुंदर है, उतना ही उसकी उंगलियों की कांपन है। भव्य पैलेस में जहां कई मेड्स खड़े हैं, शानदार पैलेस ड्रेस में उसकी जलती आंखों में एक युवा जोश था जिसे नायकीय कहा जा सकता है। और चोंगडू पैलेस की सभी मेड्स जो उसकी प्रशंसा करती थी उससे प्रभावित थी, लेकिन वो सिर्फ 19 साल की थी। यहां तक कि सबसे पसंद की गई कंसोर्ट इन हयान, जो क्राउन प्रिंसेज का फूल है, भी दूसरों की अपेक्षाओं से डरती है। उसे खुद को साबित करने की जरूरत का बोझ महसूस होता है और असफल होने का डर सताता है। ये देखकर तप्यांग सोचता है कि उसे अब समझ आया कि कंसोर्ट साहस का प्रतीक क्यों है। साहस का मतलब डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद उसे करना ही साहस है, जो उसे अपने अतीत की वजह से सबसे अच्छे से पता होना चाहिए। वो शर्म और लज्जा से सिर झुकाता है, सोचता है कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक मर्द ने उस नोबल जोश का इस्तेमाल करने की सोची। क्या उसने अपने आत्मसम्मान को त्याग दिया है, जो हर पल ईमानदारी से जीते हैं? वो उसे भ्रमित होकर देखती है और फिर पूछती है कि वो क्या कर रहा है, और जल्दी हमला करे। वो अपनी तलवार पकड़ता है और मान जाता है, फिर एक तेज वार करता है
जिसे वो थोड़ी मुश्किल से रोक लेती है। वो सोचती है कि ये लड़का क्या है, लेकिन उसकी गंभीर आंखों को देखकर उसे लगता है कि रुकना इसके लायक है। वे वार बदलते हैं और एक दूसरे को घूरते हैं, और वो आश्चर्य से सोचती है कि वो तलवारबाजी में वाकई निपुण है। इस प्रदर्शन को देखकर सैनिक भी हैरान है, क्योंकि वे उनकी तलवार की चालों के साथ नहीं चल पा रहे। जोंगरे निम पीछे से देखता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उधर पैलेस के अंदर सोलन अपने काम करते वक्त अचानक सिर से पांव तक कांप उठती है। उसके सहकर्मी पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो उन्हें आश्वस्त करती है कि कुछ नहीं। वो सोचती है कि उसे क्यों बेचैनी हो रही है और क्या तप्यांग फिर से कोई लापरवाही कर रहा है। वो सिर हिलाती है और सोचती है कि उसे लेडी सुखबाई के साथ कुछ काम था। वो आशा करती है कि वो फिर से मर्दाना जोश की बात करके उत्पात न मचाए। सीन तब कंसोर्ट इन हान की दूर की याद पर शिफ्ट होता है, जहां उसका चाचा उसे बताता है कि जिंदगी ऊपर देखकर जियो। वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है, और वो कहती है कि जब नीचे देखोगी तो ऊंचाइयां जिन तक पहुंची हो, तुम्हारे हाथ डर से कांप सकते हैं। वो मासूमियत से पूछती है कि क्या ये पहाड़ चढ़ने की कहानी है, और गर्व से कहती है कि उसने हाल ही में बेसिक माउंटेन भी चढ़ा है। वो उसके बालों को सहलाता है और बताता है कि जब चढ़ा हुआ रास्ता ऊंचा हो और डर आए तो ऊपर देखो, तब दिखेगा कि दुनिया में कई लोग उससे ऊंचे हैं। लेकिन वे गर्व से और बिना कांपे ऐसा करते हैं। जब वो ऐसे लोगों को देखेगी तो कांपना अपने आप रुक जाएगा। वो समझता है कि वो खुद ऐसे जीता है और आशा करता है कि वो उसे ऐसे ही याद रखे। जब वो बोल रहा था और उसके कंधे को हल्के से थपथपा रहा था, तो उसके चाचा का हाथ बहुत गर्म था। अगले साल वोंगोल क्लान के प्रमुख सोल इमान ने विद्रोह किया, जिसमें 9 उच्च पदस्थ अधिकारियों जो मंत्री पद से ऊपर थे की हत्या हो गई, और 11 उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी जो जनरल रैंक से ऊपर थे की हत्या हो गई। शवयात्रा के दिन बारिश हो रही थी। वो दिन था जब युवा हियोन के दिल में एक गहरा घाव बन गया। वर्तमान में वापस आते हुए वो सोचती है कि ये किसी अक्लमंद ट्रेनी योद्धा की ताकत नहीं लगती। वो खुद को शांत करती है और गहरी सांस लेती है। सोचती है कि वो किसी और स्तर का है। वो अपने चाचा के उन शब्दों को याद करती है जो सिर से ऊंचे लोगों के बारे में थे, और उसका हाथ आखिरकार कांपना बंद हो जाता है। वो सोचती है कि उसके चाचा की बातें सही थी, अब कांप नहीं रहा। वो सोचती है कि क्या वो पागल हो गई है। उसने समय के साथ कई योद्धाओं को युद्ध में हराया है, लेकिन ज्यादातर विरोधी पीछे हटते हैं। मजबूरी थी, क्योंकि उसे चोट पहुंचाना गंभीर अपराध होता। ये उन लोगों के लिए स्वीकार्य है जो ऊंचे पद तक पहुंचते हैं, और ये लड़का भी ऐसा ही कर रहा लगता है, लेकिन कुछ अलग है। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो, आओ कोशिश करो। अगर ऐसा है तो वो उसे अपना जवाब देगी। वो नीचे की ओर वार करती है और वो सफलतापूर्वक रोक लेता है, लेकिन फिर भी उसकी वर्दी का एक हिस्सा कट जाता है। वो उसे पीछे धकेलता है और वार करता है, जिसे वो मुश्किल से बचती है। वो सोचती है कि अभी खत्म नहीं हुआ, और अपनी तलवार की स्थिति बदलती है। तलवार को उल्टा पकड़कर उसकी ओर दौड़ती है। वो ऊपर की ओर वार करती है, जिसे वो भी रोक लेता है। वो मुश्किल से कराहती है, फिर उसे वार तैयार करते देखती है और सोचती है कि उसे हल्के में नहीं ले सकती। वार रोकने की कोशिश करती है। तलवार टूट जाती है और वो हैरान रह जाती है। टूटी तलवार तप्यांग की थी। दर्शक चुप और हैरान खड़े रहते हैं, जब तक कि तप्यांग घुटनों पर बैठकर उसकी शानदार कला की बधाई नहीं देता। दर्शक चीयर करने लगते हैं और सैनिक सोचते हैं कि उसने अपनी तलवार की हालत पर ध्यान नहीं दिया, और लेडी कंसोर्ट इन सबसे बेहतरीन है। हयो उसे देखती है और सोचती है कि ऐसा नहीं है उसने जानबूझकर अपनी तलवार छोड़ दी। ऐसा नहीं कि वो किसी का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन कैसे हिम्मत करता है। वो सलाह में झुकती है, फिर टूटी तलवार को देखती है और पाती है कि ये ट्रेनी योद्धाओं की सुस्त प्रैक्टिस तलवार है। सम्राट उसे आगे आने को कहता है और सम्राट उसे सोने की हेयरपिन प्रदान करेगा। दर्शक चीयर करते हैं और मानते हैं कि उसकी कला प्रशंसा के योग्य है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है, फिर विनम्रता से मना कर देती है। कहती है कि वो अभी सोने की हेयरपिन पाने के योग्य नहीं है। इससे वहां मौजूद सभी हैरान रह जाते हैं, और वो आगे कहती है कि प्रतियोगिता शुरू से ही निष्पक्ष नहीं थी और ये शर्मनाक है। वो तप्यांग को असली तलवार फेंकती है और उसे निकालने को कहती है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि ये हुक्म है। तप्यांग पसीना बहाता है और सोचता है कि इतनी आंखों के सामने लेडी के शब्दों को न मानना उसे फांसी की सजा दे सकता है, और सोचता है कि क्या कोई और रास्ता है। उधर वो सोचती है कि सोने की हेयरपिन हाथ से निकल गई हो सकती है, लेकिन अगर उसे गंभीर मुकाबला मिले तो काफी है। सबसे ऊपर वो फिर से इस मर्द की तलवार का सामना करना चाहती है। अचानक एक भारी दबाव उसके पूरे शरीर पर हमला करता है,
जिससे वो बहुत हैरान रह जाती है। वो हत्यारी मंशा को अपने पूरे शरीर से महसूस करती है, मौत को समझती है। उसे एहसास होता है कि अगर वो अपनी तलवार निकालेगा तो वो मर जाएगी। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कोई खून से लथपथ दौड़ता हुआ आता है, मुकाबले को बाधित करता है और चिल्लाता है कि सभी भाग जाएं। एक दानव समूह प्रकट हो गया है। दर्शक पहाड़ की ओर देखते हैं और जब वे दानवों को उतरते देखते हैं तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। गार्ड सम्राट और क्राउन प्रिंस की रक्षा के लिए दौड़ते हैं। तपियांग हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये पागलपन है। उसे अब तक एहसास नहीं हुआ क्योंकि उपन्यास का नजरिया अतीत में सेट है, तो ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। वो सोचता था कि ये एक दानव है, लेकिन इस स्तर पर यह लगभग 100 दानवों की रात है। वो सोचता है चियान रियोंग की सत्ता सबसे मजबूत जगह पर इतने दानव कैसे हो सकते हैं। चीखें सुनकर वो इस विचार को किनारे करता है और सोचता है कि अभी जान बचाना उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन वो लापरवाही से दौड़ नहीं सकता। अगर वो दानव के खून से भीग जाता है तो उसका दिमाग धुंधला हो जाएगा और वो आखिरकार गिर जाएगा। कोई चिल्लाता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए कि दानव के खून से न भिगोए। तपियन को कोल्ड आयरन हैवी तलवार याद आती है और वो सोचता है कि उसे पकड़ना होगा और दानवों को हराना होगा। अचानक धरती कांपती है और दूर एक विशालकाय आकृति दिखाई देती है। तपियांग सोचता है कि क्या ये मध्यम स्तर का दानव है। अचानक के भूकंप से पहाड़ से भूस्खलन होता है जो जल्द ही पूरे स्थान को बहा ले जाता है। बाद में कोई लेडी कंसोर्ट इनको बार बार पुकारता है जब तक कि वो आंखें नहीं खोलती और वो अपनी हेडमेड ह्युंडैंग को उसे बेताबी से जगाते हुए देखती है। वो उसे बताती है कि वो भूस्खलन में फंस गई थी। ये भाग्य की बात है कि उसकी चोटें जानलेवा नहीं लगती, लेकिन उसे पहले बेक्सिक माउंटेन से बाहर निकलना होगा। कंसोर्ट अपने महाराज और क्राउन प्रिंस के बारे में पूछती है, जिस पर ह्युंडैंग कहती है कि पहले उसे उठना होगा और वो उसका सहारा देगी। अचानक एक दानव उनकी ओर दौड़ता है और ह्युंडैंग तलवार से उसे काटकर तुरंत मार देती है। फिर भी वो दानव के खून से ढक जाती है, जिससे उसे चेतना खोने लगती है। लेकिन वो फिर भी लेडी इन हयान को ढकने की कोशिश करती है ताकि उस पर खून न पड़े। वो सोचती है कि इस तरह वो कितनी दूर जा सकती है। अचानक उसे एक गुफा दिखती है और वो अपनी लेडी को जल्दी अंदर ले जाती है। वो उसे नीचे रखती है और कहती है कि उसे यहां रहना होगा और कोई जोर की आवाज नहीं करनी। वो बताती है कि महाराज सुरक्षित है, लेकिन क्राउन प्रिंस भूस्खलन में बह गया। जल्द ही पैलेस के सैनिक पहाड़ के हर कोने की तलाशी लेंगे, तो उसे तब तक टिके रहना होगा। कंसोर्ट का चेहरा गहरा पड़ जाता है और वो पूछती है कि वो क्या करने वाली है, जिस पर ह्युंडैंग कहती है कि जैसे ही वो चिल्लाएगी और कोहरे से बाहर दौड़ेगी, उसे प्रवेश को पूरी तरह बंद करना होगा। इन हयान उसे यहां अपने साथ रहने को कहती है और सोचती है कि क्यों वो मरने के लिए तैयार लगती है। ह्युंडैंग कहती है कि जंगियन इन क्लान की नोबल लेडी और जुझाक पैलेस की मालिक होने के नाते उसे बिना हिचकिचाए लोगों को त्याग देना होगा अगर वो जीवित रहना चाहती है। वो आगे बढ़ने वाली शख्स है। इन हयान मना करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर वो बिना रक्षा किए जिंदा रहती है, अगर उसके एक भी इंसान की रक्षा न कर सके तो इसका क्या मतलब होगा। ह्युंडैंग सम्मानपूर्वक झुकती है और उसे सुरक्षित रहने को कहती है। इन हयान चिल्लाती है कि उसे रुकने को कहें, लेकिन बाद वाली दृढ़ता से तलवार लेकर चली जाती है और आग का जादू डालती है। वो दानवों से चिल्लाकर कहती है कि वे उसका पीछा करें। वो लगातार हर दानव को मारती जाती है। सोचती है कि उसे जितने हो सके उतने दानवों को अपनी ओर खींचना चाहिए। जितना खून उसके ऊपर पड़ता है उसका दृष्टि धुंधला होता जाता है, लेकिन अभी नहीं। वो अपनी स्कर्ट फाड़ती है और उसे अपनी बाह पर पट्टी बांधती है। दृढ़ निश्चय के साथ जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वो दानवों को लुभाती रही और उन्हें मारती रही, लेकिन आखिरकार वो थककर गिर पड़ती है। उसे एक दानव के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी मुड़ती है और अपनी सारी ताकत से तलवार चलाती है। हमला दानव को मारने में असफल रहता है, सिर्फ उसे थोड़ा काटता है। ये देखकर वो सोचती है कि क्या यही उसका अंत है। लेकिन अचानक तपियांग दानव के पीछे प्रकट होता है और एक ही वार से उसका सिर काट देता है। इससे ह्युंडैंग हैरान रह जाती है और सिर्फ घूर सकती है। वो दानव की लाश की ओर देखती है और पाती है कि उसका धड़ जमा हुआ है, इसलिए कोई खून नहीं बिखरा। वो तपियांग के हाथ में तलवार को देखती है और सोचती है कि उसने इस तलवार के बारे में सुना था। 3 मूल्यवान तलवारों में से एक, जो बेक्सॉन की तलवारबाजी कला से युक्त है, कोल्ड आयरन हैवी तलवार। ये बेहद भारी है। चोंगडू पैलेस में सिर्फ 2 लोग इसे उठा सकते हैं, एक प्रसिद्ध जनरल जांग सियोटेक और दूसरा बेक्सिन पैलेस का ट्रेनी योद्धा सोलत्यांग। वो अचानक चिल्लाता है कि ये बहुत ठंडा है। फिर वो उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है। वो उसे थप देता है
और जोर से कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सोल त्यांग है। उसके सिर से खून का फव्वारा निकलता है। वो हकी बकी रह जाती है, क्योंकि वो अपने खून से ढका गिर पड़ता है। वो उसे हैरानी से देखती है और सोचती है, क्या उसे बचाया हुआ महसूस नहीं करना चाहिए था? उधर प्रिंस आंखें खोलने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या वो चट्टानों के बीच फंसा है। चारों ओर देखता है तो उसे सियोलन की पीठ दिखाई देती है। वो सोचता है कि क्या वो वही है जिसने उसका इलाज किया और इसे बेकार काम मानता है। वो अपनी क्षणभंगुर जिंदगी पर शोक करता है। ये देखकर कि वो जाग गया, सियोन उसे बताती है कि उसे सहन करना होगा, और वो सोचता है ऐसी अर्थहीन जिंदगी से चिपकने का क्या फायदा है। सीन फिर तप्यांग पर शिफ्ट होता है, जो बेहोशी के बाद अभी जगा है। उसके खतरे के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं और वो तुरंत तलवार निकालता है और पास आने वाले दानव को 2 हिस्सों में काट देता है। वो मुश्किल से तलवार का सहारा लेकर सोचता है कि उसने बहुत खून खो दिया, और हेडमेड का क्या हुआ। चारों ओर देखता है तो उसे उसकी कांपती आकृति दिखाई देती है। वो अचानक गिर पड़ती है और वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है, गिरने से रोकता है। क्षेत्र को देखता है तो पाता है कि दानव लाशों की संख्या बढ़ गई है, और सोचता है कि क्या उसने बेहोशी के दौरान और दानवों को गिराया होगा। वो उसकी ओर देखता है जब वो बोलना शुरू करती है, और वो कहती है कि उनकी ऊंचाई वर्मिलियन बर्ड प्रिंसेज उसी दिशा में है जहां से वो आई थी, तो अगर वो उसके निशान का पीछा करे तो एक बड़ी गुफा मिलेगी। वो उसे आश्वस्त करती है कि वो ठीक है, तो उसे लेडी इन वर्मिलियन बर्ड प्रिंसेज के पास जाना चाहिए, जबकि वो और दानवों को भटकाएगी। वो उसे आश्चर्य से देखता है और सोचता है कि आश्चर्य नहीं कि इतने दानव थे, उसने उन्हें खुद की ओर लुभाया होगा। उसकी थकी आकृति को देखकर वो निष्कर्ष निकालता है कि उसे यहां मरने की नियति थी। आखिरकार उसे लगता है कि टुकड़े टुकड़े मिल रहे हैं। उपन्यास में वर्मिलियन बर्ड पैलेस की हेडमेड जो उसने देखी, वो ये लड़की नहीं थी। हाँ, उपन्यास में वर्मिलियन प्रिंसेस बहादुर है, लेकिन कभी कभी उसके दिल के भीतर एक ठंडा एहसास होता है जो महसूस किया जा सकता है। तो शायद इसलिए क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण लोगों को खोया था। वो उसे उठाता है और अपने कंधे पर रखता है, दृढ़ निश्चय के साथ सोचता है कि वो उसे उपन्यास की तरह मरने नहीं देगा। उधर गुफा में प्रिंसेस दीवार का सहारा लेकर खड़ी होने की कोशिश करती है और सोचती है कि ये जगह भी सुरक्षित नहीं, तो वो ऐसे बैठी नहीं रह सकती। अचानक उसे दर्द होता है और वो घुटनों पर गिर पड़ती है। फिर उसे कुछ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर आते हुए दिखाई देता है। वो आकृति को देखती है और सोचती है कि क्या दानवों ने उसकी गंध सूंघ ली, लेकिन उसके सामने तप्यांग प्रकट होता है, जो खून से लथपथ है और बेहोश मेड को कंधे पर लादे हुए है। उसे देखकर वो हैरान रह जाती है और वो उसे मेड सौंपता है, कहता है कि उसे रास्ते में उठाया। मेड की हालत देखकर वो चौंक जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, जबकि तप्यांग गुफा के प्रवेश को एक बड़े पत्थर से बंद करता है। वो उसे बताता है कि अगर वे मेड को ऐसे छोड़ देंगे तो वो मर जाएगी। इन्हान ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि उन्हें अभी उसे किसी हकीम के पास ले जाना चाहिए। वो उससे मदद की भीख मांगती है और कहती है कि अगर वो हेडमेड को ले जाए तो वो रास्ता साफ करेगी। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी घायल है, लेकिन वो चिल्लाती है कि इस स्थिति में वो शांत नहीं रह सकती और अपने करीबी किसी को खोना नहीं चाहती। वो आंसुओं से भर जाती है और कहती है कि अगर वो उसकी मदद करे तो वो उसे जो चाहे देगी। ये देखकर कि वो बहुत घबराई हुई है, वो दृढ़ता से उसके कंधों को पकड़ता है और उसका नाम चिल्लाता है। वो उसे शांत होने को कहता है और इस बार वो उसकी हालत साफ देखती है। वो सिर झुकाती है और माफी मांगती है, कहती है कि उसके घाव भी गहरे हैं, और वो एक पल के लिए पागल हो गई। वो उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि इस स्थिति में कोई भी ऐसा ही होगा। वो हिचकिचाते हुए पूछती है कि वो इस स्थिति में इतना शांत कैसे रह सकता है, और वो खून के साथ चेहरे से टपकते हुए जवाब देता है कि वो शांत नहीं है, वो इतना बेअसर दर्द में है कि सोच भी नहीं पा रहा। ये जवाब वर्मिलियन प्रिंसेज को हक्का-बक्का छोड़ देता है। वो सोचती है कि वो प्रिंसेज के सामने इतनी अश्लील भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ी देर बाद हेडमेड की हालत स्थिर हो जाती है और तप्यांग प्रिंसेज से कहता है कि अब थोड़ा राहत महसूस करना ठीक होगा। वो जवाब देती है कि फिर भी उन्हें उसे जल्द से जल्द किसी हकीम के पास ले जाना होगा। मेड की देखभाल करते वक्त वो उसे बताता है कि यहां इतने दानवों को देखकर एल्डर बैक्सन ने जरूर कार्रवाई की होगी, तो ये कोहरा जल्द साफ होगा। उन्हें इस मौके का फायदा उठाकर तेवा पवेलियन की ओर बढ़ना चाहिए। वो पूछती है कि उसे कितना वक्त लगेगा, और वो सोचता है कि उपन्यास के अनुसार जो क्राउन प्रिंस मृत्यु के करीब था, उसे लगभग 3 दिन तक जिंदा रखा गया, तो सबसे लंबा वे यहां 3 दिन तक फंसे रहेंगे। वो प्रिंसेस से कहता है कि कितनी ही गंभीर स्थिति हो,
ये 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। वो जवाब देती है कि 3 दिन हेडमेड के लिए बहुत लंबा हो सकता है, जिस पर वो मानता है और कहता है कि जैसे ही कोहरा थोड़ा साफ होगा और स्थिति बेहतर होगी, बाहर निकलना सबसे अच्छा होगा। अभी भी कुछ दानव हैं जिन्हें हराया जा सकता है। वो उसे चुपचाप देखती है, फिर सिर झुकाती है और कहती है कि वो भी थोड़ा आराम करने के बाद लड़ सकती है। ये रिएक्शन देखकर तप्यांग सोचता है कि उसके चेहरे पर जटिल भाव है, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां उसकी जान खतरे में है, वो जिस इंसान पर भरोसा कर सकती है वो उसके दुश्मन वोंग सोल क्लान का वंशज है। वो उसे बताता है कि ज्यादा सोचना ठीक नहीं, बल्कि एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। वो पूछती है वो लक्ष्य क्या है, और वो कहता है बस जीवित रहना। वो उसे गहराई से देखती है, फिर हंसी छोड़ देती है और कहती है कि वो बिल्कुल सही है, उन्हें निश्चित रूप से जीवित रहना चाहिए। वो उसे बताता है कि सुबह का सूरज निकलने का पल टर्निंग पॉइंट होगा। अभी तक एल्डर बेक्सन स्थिति को छिपा रहा होगा, दानव पूरी तरह गायब नहीं होंगे और देर रात दृश्यता स्पष्ट नहीं होगी। तो योजना है कि सुबह में तोड़फोड़ की जाए। वो उसे बताता है कि उसे आज रात आराम करना चाहिए और अपनी ताकत बचाकर रखनी चाहिए, सोना अच्छा होगा। वो आंखें बंद करती है और कहती है कि बाहर दानव घूम रहे हैं तो सोना मुश्किल होगा, जिस पर वो कहता है कि खुद को सोने के लिए मजबूर करना बेहतर है और दानवों की चिंता न करे, क्योंकि उसने प्रवेश द्वार पर उनकी इंद्रियों को धुंधला करने का जादू उकेरा है। वो हैरान होकर पूछती है कि क्या वो वाकई ऐसा कर सकता है, और वो बताता है कि एल्डर बेक्सन ने उसे जादू डालने की बुनियादी बातें सिखाई। वो अंदर से सोचती है कि फिर भी उसे नहीं लगता कि वो सो पाएगी। वो उसकी ओर मुड़ती है और उससे अपनी कहानी सुनाने को कहती है। ये मांग तप्यांग को हैरान कर देती है और वो हिचकिचाते हुए कहता है कि उसे नहीं लगता कि ये कहानी उसके लिए सुखद होगी। ये सुनकर वो खुद को संभालती है और सोचती है कि उसने एक पल के लिए भूल गई कि ये शख्स हुआंग सोल क्लान का सदस्य है, लेकिन फिर भी पूछती है कि इसके लिए असहज होने की कोई वजह है क्या, जिस पर वो कहता है कि वो आखिरकार वोंग सोल क्लान का गैरकानूनी बच्चा है। वो टिप्पणी करती है कि उसे अपने क्लान के किए पर शर्मिंदगी महसूस होती लगती है और वो सहर्ष मानता है। उसे आश्चर्य होता है कि उसने इतनी आसानी से कबूल कर लिया और कहती है कि चूंकि उसने वांग सोल क्लान के पतन से बचा तो उसके बाद उसने कैसे जिया। वो थोड़ी देर सोचता है, फिर जवाब देता है कि वो राजधानी में भिखारी की तरह भटकता रहा, लेकिन अकेला नहीं था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन उसके साथ भटकती थी। वो सोचती है कि उसके बाद ये सिर्फ एक मर्द के अतीत की अर्थहीन गिनती थी, भाई बहन की कहानी, जिन्हें छोटी उम्र में अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। कभी कभी वो हंसी छोड़ देती है और कभी कभी उसे दया का एहसास होता है। ये जीवन उसके, जो जंक्शन क्लान की नोबल महिला के रूप में जिया, से पूरी तरह विपरीत हो सकता है, लेकिन जिस जिंदगी को उसने अपनी पूरी ताकत से जिया उसमें खुद में एक नोबल अर्थ लगता था। उसे कोई बड़ा उद्देश्य नहीं दिया गया, नहीं उसने कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, लेकिन इस मर्द ने बस अपनी पूरी ताकत से जिंदगी जिया। वो उसे हल्के लालिमा के साथ देखती है और सोचती है कि शायद उसने इस कहानी को बिना वजह सुना। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि वो तलवारबाजी में काफी निपुण है, फिर भी उसे सफलता की महत्वाकांक्षा नहीं दिखती। वो जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वोंग सोल क्लान से है, लेकिन फिर खुद को सुधारता है, कहता है कि ये ज्यादा बहाना है। वो मानता है कि ये बात उसे ऊंचाई के सामने नहीं कहनी चाहिए, लेकिन स्वीकार करता है कि उसका मंत्र है कम काम करना और ज्यादा कमाना। वो जोर से हंसती है और कहती है कि वो वाकई समझ से परे है। वो उसे गहराई से देखती है और सोचती है कि किसी तरह वो अब ज्यादा भरोसेमंद लगने लगा है। ये सोचकर वो गहरी लालिमा से भर जाती है तो वो जोर जोर से सिर हिलाती है, सोचती है कि उसका दिमाग खराब हो गया होगा। वो खुद को संभालती है और कहती है कि फिर भी व्हाइट सेज पैलेस की तुलना में ये और कम महत्वपूर्ण पद है, फिर भी बेहतर वेतन वाली दूसरी नौकरियां हैं। वो कहता है कि ये बाद में निपटा जा सकता है, क्योंकि एल्डर बेक्सन का वक्त ज्यादा नहीं बचा, तो तब तक वो व्हाइट सेज पैलेस में रहने का इरादा रखता है। वो उसे हैरानी से देखती है और कहती है कि उसके लिए बेक्सन जैसे पिता नहीं है क्या। वो बेरुखे चेहरे से जवाब देता है कि ऐसा नहीं है। वो टिप्पणी करती है कि वो अप्रत्याशित तरीके से सीमाएं खींचता है, फिर वो मुस्कुराती है और हंसी छोड़ देती है। वो सोचती है कि उसे कभी नहीं पता था कि बातचीत इतनी मजेदार हो सकती है। लगता है उसे भी थकान काफी जमा हो गई है। वो पूछती है कि वोंगुल क्लान के गैरकानूनी बच्चे के रूप में उसे क्या चला रहा था। उसकी जिंदगी मुसीबतों से भरी रही होगी, जिस पर तप्यांग
थोड़ी देर चुप रहकर सोचता है, फिर कहता है, सादा स्वादिष्ट चावल का सूप। वो कंफ्यूजन में पूछती है कि और क्या, और वो कहता है, वो आकाश जिसे उसने उस जर्जर बेकार घर से ऊपर देखा, वो ठंडे पानी की शीतलता जो उसकी बहन समय समय पर लाती थी, उस पूर्णता का एहसास जो उन दिनों में होता था जब वो पूरी मेहनत से तलवारबाजी अभ्यास करता था, सड़क के किनारे चलते वक्त देखे गए खूबसूरत नरगिस के फूल और एक चांदी का सिक्का जो उसे संयोग से मिला, यही सब, ये छोटी छोटी चीजें जमा होती रहीं और इन्होंने उसे जीवित रखा। वो उससे पूछता है कि उसके बारे में क्या। उसे अचानक लेते हुए वो सोचती है कि उसके आसपास हमेशा लोग थे जो अपने जीने के कारणों को जोर जोर से घोषित करते थे। जंक्शन क्लान हमेशा ऐसे लोगों से घिरा रहा। वो सोचती है कि जीने का कारण होना महत्वपूर्ण है, जिनके पास ये नहीं, उनके पास खाली सुन्न आंखें होती है। उसे ये स्वाभाविक रूप से एहसास हुआ जब क्राउन प्रिंस सम्राट के सामने बैठा था। ये साफ था कि उसके पास ऐसी आंखें थी। वो उन आंखों से डरती थी। ऐसी आंखें होने की संभावना हमेशा उसे डराती थी, इसलिए उसे जीने का कारण बेताबी से खोजना पड़ा। वो मानती थी कि अगर वो लगातार खोजती रही तो आखिरकार उसे मिलेगा। बचपन से बारिश में शवयात्राओं के बीच चलते हुए वो चलती रही और चलती रही। वो तप्यांग से कहती है कि आश्चर्यजनक रूप से लगता है कि उनके विचार मिलते जुलते हैं। वो बस जिंदगी में आगे बढ़ती रही और किसी नोटिस के बिना उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग के पीछे चीजें अटकी रही। हेडमेड की वफादारी, वर्मिलियन बर्ड पैलेस की मेड्स की प्रशंसा, बूढ़ी औरत के झुर्रीदार हाथ, भीतरी कक्ष में वासे में बेर के फूलों की खुशबू, हाथ से सिले सोने के धागे का कढ़ाई, बगीचे में घूमते वक्त देखे तितलियों के फड़फड़ाने, दरवाजे के पार मेड्स की बातें, सुंदर चाय के कप, सुबह की हवा, चमकीला चांद, बादल और कविता। वो बस जीती रही और फिर जीने के कारण अपने आप पीछे पीछे आने लगे। उसने क्रम गलत कर दिया। तप्यांग अचानक जोर से उसका नाम पुकारता है, जिससे वो थोड़ा चौंक जाती है और तुरंत कहता है कि हेडमेड की हालत बिगड़ रही है, तो लगता है उन्हें अभी रवाना होना होगा। वो आगे कहता है कि इस वक्त भोर हो रही है, कोहरा काफी हद तक उठ जाना चाहिए, जिससे देखना आसान होगा। वो उठती है और कहती है कि ये अच्छी खबर है। वो उसे बताती है कि उसका शरीर भी तलवार चलाने के लिए काफी ठीक हो गया है। वो चिंता में कहता है कि फिर भी अगर वो दानव के खून से भीग गई तो खतरे में पड़ जाएगी। वो थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि अकेले उन्हें बचाना उसके लिए आसान नहीं होगा। फिर उसे एक विचार आता है और वो तप्यांग के कपड़ों को पकड़ लेती है। वो गंभीर लहजे में हुक्म देती है कि वो उन्हें उतार दे, जिससे वो थोड़ा हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद वे गुफा के प्रवेश को खोलते हैं और बाहर निकलते हैं। तप्यांग बिना शर्ट के है और बेहोश मेड को कंधे पर लादे है, जबकि प्रिंस एज उसके कपड़ों से खुद को ढक रही है। वो उसकी ओर मुड़ता है और कहता है कि फिर भी इससे वो दानव के खून से पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी। वो कहती है कि उसे पता है अगर ऐसा हल हो सकता तो दानव शिकारियों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन किसी कारण से उसे लगता है कि वो अनगिनत दानवों को काटकर तेवा पवेलियन तक पहुंच सकती है। आने वाले दानवों को देखते हुए वो आत्मविश्वास से अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि उसके साथ होने से उसे एक आत्मविश्वास मिलता है कि वो निश्चित रूप से जीवित रह सकती है। ये सुनकर तप्यांग सोचता है कि ये बात उसे किसी की याद दिलाती है। वो मुस्कुराता है, सोचता है कि ये जरूर वंशानुगत होगा, और फिर दोनों आगे की ओर दौड़ पड़ते हैं। एक सजाए गए कमरे में कोई कहता है कि बहुत कुछ चल रहा लगता है, और बातें तब से ज्यादा व्यस्त हो गई जब वो बैठा था। जोंग रेनिम, जो उसके सामने बैठा है, पूछता है कि उसे सेकेंडरी पैलेस तक क्या लाया, उसे जनरल जांग कहकर पुकारते हुए। बाद वाला कहता है कि वो अपने अधिकारियों के साथ बात कर रहा था, लेकिन परेशान होकर बाहर निकल आया। और ये जगह परिचित है क्योंकि वो यहां लंबे समय से काम कर रहा है। ये शख्स डेप्यूटी जनरल जंग सियोटे है। वो टिप्पणी करता है कि इस बार दानवों ने काफी हंगामा मचाया है, और जोंग रे निम से पूछता है कि उसे क्या लगता है। जोंग रे कहता है कि ज्यादातर का तो पहले ही निपटारा हो चुका है। जनरल सहमत होता है और कहता है कि उन्हें काफी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा होगा। वो वाइन नीचे उतारता है और कहता है कि ये अविश्वसनीय है, दानव बैक्सिक माउंटेन से निकल रहे हैं और निश्चित रूप से स्वर्गीय ड्रैगन की ऊर्जा कमजोर हुई होगी। जोंग रे जवाब नहीं देता और जनरल कहता है कि ये तो प्रिंसेज आन ही संभालेगी। जोंग रे कहता है कि वो मुख्य पैलेस का है तो सेकेंडरी पैलेस तक क्यों आया। जनरल शिकवा करता है कि यहां भी उसे अनचाहा मेहमान माना जा रहा है और कहता है कि जब जोंग रे छोटा था तो कम से कम उसमें एक प्यारी साई थी।
जोंगरे सांस लेता है और जनरल कहता है कि काउंसिल मीटिंग में उस योद्धा की कहानी जिसका जिक्र उसने किया उठी। जोंगरे निम ये सुनकर चौंकता है और जनरल आगे कहता है कि वो उसे इसकी जानकारी देने आया। वे कहते हैं कि व्हाइट सेज पैलेस का वो पागल आदमी एक रात में सैकड़ों दानवों को काट डाला। जोंगरे को वो दिन याद आता है जब वो अपने सैनिकों को प्रिंस को ढूंढने के लिए कह रहा था। तभी अचानक एक खूनी हाथ चट्टान के किनारे से पकड़ता है और चढ़ता है। जोंगरे निम तप्यांग की खूनी आकृति को देखकर हैरान रह जाता है, जो प्रिंसेज और मेड को दोनों कंधों पर लादे हुए है। जैसे ही तप्यांग को सुरक्षित महसूस हुआ, वो तुरंत गिर पड़ा और जोंगरे ने जल्दी हकीम बुलाया। चट्टान के किनारे देखते हुए जोंगरे निम हैरान रह जाता है जब उसे एक विशाल मध्यम स्तर के दानव का शरीर साफ 2 हिस्सों में कटा हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में डेप्यूटी जनरल कहता है कि वो लड़का काफी निपुण लगता है, लेकिन उसके पास क्रॉसबो सैनिकों की वर्दी नहीं है। वो जोंगरे से पूछता है कि क्या वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही कर रहा है, जो इतनी प्रतिभा को नियुक्त नहीं कर रहा। जोंगरे जवाब देता है कि उसने पहले उससे बात की थी और वो सेकेंडरी पैलेस में लाने के लिए उपयुक्त नहीं था और लगता था कि व्हाइट सेज पैलेस की रक्षा उसका मकसद था। वो खत्म करते हुए कहता है कि तप्यांग शायद सही वक्त पर व्हाइट सेज पैलेस से खुद निकलेगा। जनरल कहता है कि किसी भी तरह उसने वर्मिलियन प्रिंसेज को भी बचाया और चूंकि उसने काफी दानवों को काट डाला, क्राउन प्रिंस की रेस्क्यू प्रक्रिया तेज हो गई। उसने काउंसिल को सुझाव दिया कि उसे उचित इनाम देना अच्छा होगा, लेकिन मुख्य पैलेस के अधिकारियों को यह सुनकर हैरानी हुई। जोंगरे पूछता है कि क्या इसलिए क्योंकि वो वॉनगोल क्लान से है, और जनरल पुष्टि करता है, कहता है कि सम्राट को रौंदने की कोशिश का अपराध भले ही पीढ़ियां बीत जाए, आसानी से भुलाया नहीं जाता। वो जोंगरे से पूछता है कि क्या वो उस लड़के को जानता है, सोल इमान, वोंग क्लान का प्रमुख, जो एक बारिश के दिन तलवार हाथ में लिए मुख्य द्वार से अकेले चलता हुआ। ये दृश्य शायद चोंगडू पैलेस के उच्च अधिकारियों की यादों में अंकित है। सोल तप्यांग की असाधारण तलवारबाजी ने उन्हें सोल इमान की याद दिलाई होगी। यही तो है विश्वासघाती क्लान से जकड़े होने का मतलब। जनरल निष्कर्ष निकालते हुए कहता है, फिर भी मेहनत से उसने तांग तलवार और थोड़े पैसे हासिल किए, साथ ही उसे नियमित योद्धा का क्वालिफिकेशन भी दिया, तो मौका मिलने पर उसकी स्थिति बढ़ाने में मदद की जा सकती है। तप्यांग के कम काम और ज्यादा कमाने के मंत्र को सोचते हुए जांग आर निमाइट सोचता है कि तप्यांग ने गलत रास्ता चुना। उधर व्हाइट सेज पैलेस में तप्यांग यानरे से पूछता है कि क्या उसकी बहन अभी भी लेटी है, जिस पर यानरी पुष्टि करती है। कहती है कि उसे हेवनली ड्रैगन पैलेस की मेड से किसी के जरिए सुना कि उसकी जान को खतरा नहीं, तो वो ठीक है। तप्यांग बेपरवाही से कहता है कि वो देखता है, और यानरी टिप्पणी करती है कि भले ही उसका इकलौता खून का रिश्ता घायल हो, वो बिल्कुल चिंतित नहीं लगता। उसे लगा था कि वो पसीने से तरबतर होगा। तप्यांग कहता है कि 10 साल से ज्यादा साथ रहने के बाद एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेते हैं, और उसकी बहन आसानी से मरने वाली नहीं है। हालांकि अंदर से वो सोचता है कि उसे पहले से पता था कि वो नहीं मरेगी, क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन का गाना उपन्यास की सामग्री से ऐसा था जैसे मूल उपन्यास में। लगता है उसकी बहन क्राउन प्रिंस से बाद में बचाई गई, जिसके कारण प्रिंस को बचाने की बड़ी उपलब्धि गायब हो गई। प्रिंस हयानविन मृत्यु के करीब था। उसकी सियोलिन की यादें धुंधली रही होंगी, क्योंकि वो लड़की है जो उसकी धुंधली यादों से परे है। उस हालत में वो उसकी ओर और आकर्षित हुआ होगा, और जब वो सारी सच्चाइयां याद करेगा तो उसे नियति का एहसास और उसकी ओर और इच्छा होगी। तप्यांग के नजरिए से ये अभी भी दुखद है, लेकिन सियोन के व्यक्तित्व को देखते हुए वो शायद मुस्कुराते हुए कहेगी कि उसने कोई इनाम की उम्मीद से ऐसा नहीं किया। तप्यांग सोचता है कि पैलेस की लेडी होना निश्चित रूप से हर किसी के बस की बात नहीं है। यानरे अचानक इनाम में मिली तलवार देखकर चिल्लाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये कितनी भारी है। तप्यांग उसे चेतावनी देता है कि तलवार न निकाले, वरना चोट लग सकती है, क्योंकि ये भारी है। लेकिन यानरे हंसकर टाल देती है और पूछती है कि क्या वो सोचता है कि वो इसे संभाल नहीं सकती। कोई और रास्ता न देख तप्यांग अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करता है और कहता है कि ये महंगी है। ये सुनकर यानरे चुप हो जाती है। फिर उसे मुख्य पैलेस में वासे तोड़ने का वक्त याद आता है। उसका चेहरा फीका पड़ जाता है और वो तलवार को सौम्यता से बरामदे पर रख देती है। फिर तप्यांग के बगल में शांत होकर बैठ जाती है। कुछ सोचकर वो कहती है कि ये गुस्सा भड़काने वाला है कि वो उसे बच्चे को शांत
और सांत्वना देने जैसे तरीके से बात करता है। लेकिन बहन सियोलिन को लेडी की तरह मानता है। वो पूछती है कि वो उसे इतना कैजुअल क्यों ट्रीट करता है, जबकि वो सियोलिन से 1 साल बड़ी है और वो भी नियमित मेड है। तप्यांग उसे थकी हुई नजरों से देखता है और वो उसे प्रेरित करती है कि वो उसे बहन यान कहे। वो पूछता है कि वो क्या बात कर रही है और वो उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो उसे उसी तरह बुलाए। वो पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है और वो निराश हो जाती है, हार मान लेती है और वापस बैठ जाती है। कहती है कि उससे क्या उम्मीद कर सकती है। फिर वो जाने के लिए मुड़ती है, कहती है कि उसे कंबल मोड़ने चाहिए तो उसे रात के खाने के वक्त बुलाए, जिस पर वो मान जाता है। जैसे ही यारी गेट से बाहर निकलती है और उसकी नजरों से ओझल हो जाती है, वो जल्दी से घबराई हुई गहरे भाव के साथ फिर से प्रकट होती है। वो पूछती है कि वो उसे फिर से क्यों चिंता में डाल रहा है। उसे अभी पता चला कि वर्मिलियन प्रिंसेस लेडी इन अभी व्हाइट सैज पैलेस में पहुंची है। ये खबर तप्यांग को हक्का बक्का कर देती है, जो बस घूरता रह जाता है और उसे बुरा एहसास होने लगता है। थोड़ी देर बाद लेडी इन तप्यांग से मिलती है और खुशी से कहती है कि वो स्वस्थ दिखता है, जैसा कि मजबूत कदकाठी से अपेक्षित था। तप्यांग और यानरी उसकी अगली और घुटनों के बल सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हैं। यारी उसे पीला चेहरा लिए सवालिया नजरों से देखती है, जिस पर तप्यांग चुप रहता है। प्रिंसेज व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है कि बैक्सिक माउंटेन पर एक ऐसा मर्द था जो कुछ भी और सब कुछ कहता था, लेकिन अब गहरे सिर झुकाए हुए है। वो टिप्पणी करती है कि वो काफी संयमी हो गया है और तप्यांग पसीना बहाने लगता है। वो उसे सहारा देता है और कहता है कि अगर सारी मेड्स की नजरों से उसे बोझ महसूस हो रहा है तो वो उन्हें हटा देगी। वो पूछता है कि क्या ये ठीक रहेगा और वो हंसती है, पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसे किसी रक्षक की जरूरत है। अपने शिष्टाचार और सम्मान को याद करते हुए वो खुद को संभालती है। फिर मेड्स की प्रतिक्रिया देखने के लिए मुड़ती है कि उसकी असभ्य हरकत पर क्या कहती है। वो कुछ शर्मिंदगी के साथ माफी मांगती है कि वो बहुत हल्केपन से हंसी। वो उसे आश्वस्त करता है कि ये ठीक है और फिर मेड्स की ओर मुड़ती है, कहती है कि वो अपने जीवन के उद्धारक के साथ थोड़ी बातचीत करेगी, तो उन्हें व्हाइट सैज पैलेस के मुख्य गेट के बाहर इंतजार करना चाहिए। एक मेड बीच में टोकने की कोशिश करती है, लेकिन हेडमेड कहती है कि चूंकि यारे मौजूद है तो उन्हें अकेला छोड़ना ठीक रहेगा। यानरे धीमे स्वर में उससे पूछती है कि क्या उसे अपनी जान की कीमत नहीं है, जिस पर वो उसे चुप रहने को कहता है ताकि वो अपने विचारों को व्यवस्थित कर सके। कहता है कि शायद वो जिसकी सोच रही है वैसा नहीं है। थोड़ा आशान्वित होकर वर्मिलियन बर्ड प्रिंसेज उनकी ओर मुड़ती है और कहती है कि उसके इस पैलेस में बिना पूर्व सूचना के आने के 2 कारण हैं। पहला ये कि उसे लगा कि उसे यहां आकर देखना चाहिए कि उसका शरीर ठीक हो गया है, क्योंकि उसके कारण वो जीवित रही तो कम से कम उसे खुद धन्यवाद देने की कोशिश करनी चाहिए। तप्यांग अपनी स्थिति के अनुसार जवाब देता है, कहता है कि अगर वो उसे वर्मिलियन बर्ड पैलेस बुलाती तो वो खुशी से चला जाता। उसके कदम इतने कीमती हैं कि किसी तीसरे दर्जे के योद्धा जैसे उसके हालचाल के लिए चलने चाहिए। वो टिप्पणी करती है कि वो स्थिति की मांग होने पर चापलूसी भरे शब्द बोलना जानता है। कहती है कि ये बुरा एहसास नहीं है। वो कहता है कि ये चापलूसी नहीं है और वो जोर देती है, कहती है कि उसे शायद एहसास नहीं, लेकिन उसके पास शब्दों का जादू है। फिर वो सीधे उससे तलवारबाजी सिखाने को कहती है कि ये उसका दूसरा कारण है। वो भ्रमित होकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है और वो विस्तार से बताती है कि चोंगडू पैलेस के योद्धाओं की तलवारबाजी डर से भरी है, लेकिन उसकी तलवार में जोश है और चूंकि उसे सफलता की इच्छा नहीं, वो उसे कुछ और देगी। उसे अभी सोचना है कि वो क्या होगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो बहुत कुछ कर सकती है। वो उसे बीच में काटता है और कहता है कि उसे तलवार सिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो उसे हैरानी और भ्रम से देखती है, फिर कहती है कि उसे पहले से महसूस हो रहा है कि दोनों कुछ छिपा रहे हैं। वो उसकी ओर बढ़ती है और उसकी आंखों के स्तर पर आकर हुक्म देती है कि वो सब कुछ बता दे, कुछ भी छोड़कर नहीं। शायद वो मददगार हो सकती है। तप्यांग और यानरी एक दूसरे को चुपचाप घूरते हैं, फिर आखिरकार हिचकिचाते हुए प्रिंसेज को सब कुछ बता देते हैं। उसकी कहानी सुनकर वो हंसी छोड़ देती है और कहती है कि वाकई अगर ये नीले ड्रैगन प्रिंसेज का स्नेह है तो ये आपदा होगी। नीला ड्रैगन प्रिंसेज वही नीले बालों वाली प्रिंसेज है जिसे डिवाइन फीवर था और पहले सुगबाई कहलाती थी। मैं लाइट नॉवेल से नामों और खिताबों का इस्तेमाल करूंगा, न कि मंगा से अनुवादित नामों का, क्योंकि इससे मूल नॉवेल से मेरी समझ के अनुसार ज्यादा समझ आएगा। फिर से रिकैप की ओर लौटते हुए तप्यांग सिर झुकाता है और कहता है कि वो गंभीर है। वो अपनी हंसी से निकले आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि वो स्थिति को समझती है और इसे हल्के में नहीं ले रही। वो उनके बगल में बैठती है और कहती है कि स्थिति उससे ज्यादा मनोरंजक है,
जितना उसने सोचा था, और उसने अपना संयम खो दिया, इसलिए वो माफी मांगती है। उसे उनके बगल में बैठते देखकर वे जल्दी से जगह बदलते हैं और उसकी अगली ओर घुटनों के बल बैठते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति उससे इतनी नीची है। वो थोड़े निराश लहजे में कहती है कि उन्हें स्थिति के कारण तुरंत नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर वो विषय बदलती है और कहती है कि वो सोच रही थी कि जब उसने उसे तलवारबाजी सिखाने को कहा तो वो हिचकिचा क्यों रहा था। वो पूछती है कि क्या उसने सोचा कि वो उसके लिए भावनाएं पालेगी, क्या उसे लगा कि उसके पास इतना विवेक नहीं होगा। वो उसे बताती है कि उसके पास अप्रत्याशित रूप से बढ़ा हुआ आत्मसम्मान है। नीला प्रिंसेज अभी उम्र में नहीं है, इसलिए उसका निर्णय सही नहीं है। तप्यांग सोचता है कि उसकी बात सही है, ये बस बढ़ा हुआ अहंकार होगा। वो आगे कहती है कि उसके नजरिए से ये निश्चित रूप से मुश्किल हो सकता है, तो वो नीले ड्रैगन पैलेस पर नजर रखेगी और स्थिति पर निगरानी करेगी। वो मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या अब, जब सब साफ हो गया, वो उसे तलवार सिखाने पर विचार कर रहा है। वो हिचकिचाता है और सोचता है कि लेडी इन के पीछे एक प्रकाश मंडल है, इतना चमकीला कि वो ठीक से नहीं देख पा रहा। वो सिर झुकाता है और कहता है कि उनकी जान बचाने वाला वो नहीं, बल्कि वो थी। वो उसकी बेचैनी पर हंसती है। वो उठती है और कहती है कि उन्हें इस कहानी को सुलझा हुआ मान लेना चाहिए। वो अपनी ओर से फिर किसी को भेजेगी। तप्यांग वर्मिलियन प्रिंसेज के अपने दल के साथ जाते हुए सिर झुकाता है या उसे पुकारती है और वो उसकी ओर देखता है। वे एक दूसरे को घूरते हैं, फिर गले मिलकर खुशी से चिल्लाते हैं कि वे जीवित हैं और आखिरकार चिंता से मुक्त है। गरीब तप्यांग सोचता है कि सारी आपदाएं खत्म हो गई और वो आखिरकार आजाद है। रात में वर्मिलियन बर्ड पैलेस में इन्हान सोचती है कि वसंत आ रहा है और उसे आशा है कि मौसम जल्द गर्म होगा। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान है। उसकी हेडमेड उसकी ओर आती है और कहती है कि बाहर ठंड है तो उसे अंदर आना चाहिए, जिस पर प्रिंसेज मान जाती है। वो सोचती है कि अगर जीने का कारण इतना बड़ा नहीं है तो क्या उसे चांद की खूबसूरती को शांति से निहार कर जीवित होने की खुशी महसूस करना सही है। उसे भी ऐसा सोचकर जीना पड़ा होगा। अचानक वो गहरी लालिमा से भर जाती है जब उसे उसकी याद आती है। उसकी मेड उसे भ्रम में देखती है और वो उसे आश्वस्त करती है कि वो सिर्फ एक पल रुकी, क्योंकि उसके पैर की उंगलियां ठंडी थी। वो सिर झुकाती है और सोचती है कि ये बस एक भ्रम था। सीन तप्यांग पर शिफ्ट होता है, जो एल्डर को सूचित करता है कि चावल खत्म हो गया है। एल्डर कहता है कि ये उसकी तरह नहीं है। क्या वो खाने की आपूर्ति का प्रबंधन करने वाला नहीं था? तप्यांग हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार कहता है कि यानरी ने अपनी नाराजगी रोक न सकी और खाना बना दिया, फिर सब बिगाड़ दिया। ये सब इसलिए कि उसे अब सूप खाना बर्दाश्त नहीं होता। तप्यांग आगे कहता है कि वो मेड है जो एक वक्त का खाना भी नहीं बना सकती, तो वो क्या करे। वो स्लाइडिंग दरवाजा खोलता है और यानरी को घुटनों पर बैठे, हाथ ऊंचे किए और आंखों में आंसुओं के साथ नाखुश देखता है। वो इस सजा का विरोध करने की कोशिश करती है, कहती है कि ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो बस उसे थकान से घूरता है। तप्यांग हार मानकर पैलेस के बाहर से चावल खरीदने जाने का फैसला करता है और एल्डर को बताता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं जो उसने पिछली घटना के लिए इनाम के रूप में पाए थे, इसलिए वो खर्च करने में थोड़ा सहज है। एल्डर मान जाता है, लेकिन फिर भी उसे भीतरी कमरे में अपनी छाती से कुछ पैसे लेने को कहता है। अपनी तलवार कमर पर बांधकर वो मुख्य गेट से बाहर निकलता है। वो गिरते हुए चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियों को नोटिस करता है और सोचता है कि वसंत आ गया है, जो नियमित योद्धा सोल तप्यांग के 16वें वसंत को चिन्हित करता है। बाहर बाजार में विभिन्न स्टॉल्स के सामने से गुजरते हुए तप्यांग के साथ यारी है, जो प्रचुर मात्रा में पसीना बहा रही है। चुप्पी बर्दाश्त न कर पाकर वो चिल्लाती है कि अगर वो इतने भारी सांस लेगा तो उसे असहज महसूस होगा। वो जवाब नहीं देता तो वो आगे कहती है कि चूंकि उसने अपराध बोध से उसे यहां तक पीछा किया तो उसे अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, जिस पर वो उससे मुंह फेर लेता है। वो गहरे भाव के साथ सोचता है कि उसने ऐसा सांस लिया क्योंकि पैलेस से बाहर निकलने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। ये इतना विशाल है कि बाहर निकलने में ही 1 घंटा लगता है। ऊपर से रास्ते में विभिन्न बॉडी चेक और पहचान सत्यापन। वो भारी सांस लेता है, सोचता है कि भारी चावल वापस लाना पड़ेगा। आखिरकार वो कहता है कि कम से कम थोड़े वक्त बाद पैलेस से बाहर होना अच्छा लगता है, जिस पर यानरी हकलाते हुए सहमति जताती है। विभिन्न स्टॉल्स और ग्राहकों की नीलामी को देखते हुए तप्यांग कहता है कि अब सोचने पर लगता है कि जन्मदिन समारोह के बाद से शांति रही है। यारी सहमत होती है और सोचती है कि क्या वर्मिलियन प्रिंसेज ने सचमुच अपना प्रभाव इस्तेमाल किया, क्योंकि हाल के दिनों में नीले प्रिंसेज की ओर से शांत रहा है। उसकी चमकती आकृति को सोचते हुए तप्यांग कहता है कि शायद उसने बेकार में चिंता की।
और अंदर से खुश होता है। सोचता है कि इस तरह शांति में रहना कितना अच्छा लगता है और वो ऐसे ही जीना चाहता है जब तक वो मरेगा। यारी अचानक कहती है कि उसने मैट से सुना कि ब्लैक टॉर्टोइज पैलेस के अगले प्रमुख के चयन में देरी होने का एक कारण है। वो पूछता है कि उसका क्या मतलब है और वो आगे कहती है कि उस जटिल चयन प्रक्रिया के बाद ब्लैक टॉर्टोइज प्रिंसेज के पद के लिए एक व्यक्ति चुना गया था, लेकिन उसने भागने की बात कही कि वो ऐसा नहीं करना चाहती, तो उन्हें चयन प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा। वो अधिकारियों के चेहरों की नकल करती है जिन्हें ये फिर से करना पड़ा, जिससे तप्यांग जोर से हंस पड़ता है। वो रुकती है और कहती है कि उसने बस अनुमान से नकल की, लेकिन फिर भी हंसी का विषय बनना बुरा लगता है। वो पूछता है क्या वो मजाक नहीं कर रही थी, और वो कहती है कि ये वही नहीं है। वो चुप हो जाता है और वो चिल्लाती है कि वो उसे कहे कि ये वही नहीं है। वो कहता है कि अगर वो ऐसे रिएक्ट करेगी तो उसे और कहने का मन करेगा कि वही है, या कहती है कि फिर भी दुनिया में हर तरह के लोग हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई ब्लैक टॉर्टोइज प्रिंसेज के पद से भाग सकता है। वो भी उस पद का ढोंग करना और कम से कम एक बार ऐसे बड़े पैलेस में रहना चाहती है। तप्यांग बेपरवाही से कहता है कि शायद उनके अपने विचार हैं और ऊंचे पदों पर रहने वालों से ईर्ष्या करना ठीक नहीं। वो सहमत होती है और कहती है कि वो बस उस स्थिति में है जहां चावल खत्म हो गया और पैलेस से भागी। तप्यांग उसे याद दिलाता है कि ये शुरू से उसकी गलती है, जिससे वो जल्दी माफी मांगती है। तप्यांग अंदर से सोचता है कि उसे सुना था कि रानी का पद अभी तक चुना नहीं गया है। नॉवेल की कहानी शुरू होने तक ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि रानी का पद अभी भी खाली है, लेकिन वो बस आशा करता है कि वो और कंसोर्ट्स में उलझेगा नहीं। भले ही वो नीले प्रिंसेज के साथ हुए को स्वीकार कर सके, बाकियों से उलझना नहीं चाहता। लेकिन खैर, अगर वो वर्मिलियन प्रिंसेज की तलवार प्रशिक्षण में मदद करते हुए नजर रखे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वो आकाश की ओर देखता है और सोचता है कि वाकई अब तक शांति रही है। साफ मौसम और चमकीले चांद का आनंद लेते हुए व्हाइट सेज पैलेस की देखभाल करता हुआ वो अपनी मुट्ठियां कसता है और चिल्लाता है कि यही तो जिंदगी है, जिससे याने पूछती है कि वो अकेला ही क्यों अच्छे मूड में है। सीन नीले ड्रैगन पैलेस पर शिफ्ट होता है, जहां कोई कहता है कि उन्हें उसे और कुछ सिखाने को नहीं बचा है। नीली प्रिंसेस चुप रहती है, फिर कहती है कि उसे ऐसा कुछ याद नहीं जो बहुत बड़ा माना जाए। वो आदमी माथे पर पसीना लिए सिर झुकाता है और कहता है कि उसे किसी ज्यादा कुशल व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद इतना निम्न स्तर का है कि उसे उसका गुरु कहने की स्थिति में नहीं है। वो भ्रम में पूछती है कि क्या वो हाना पहाड़ के पास सबसे निपुण नहीं था। वो कहता है कि कल से वो हाना पहाड़ के लिए प्रस्थान करेगा ताकि अपनी ट्रेनिंग बढ़ाए। वो उसके दूर होते चेहरे को घूरती है, फिर अपनी हेडमेड को पुकारती है। वाइन उसकी बगल में आती है और पूछती है कि वो क्या चाहती है, जिस पर प्रिंसेस पूछती है कि वरिष्ठ अधिकारियों की अगली बैठक कब होगी। वाइन पूछती है कि क्या वो आधिकारिक बैठक की बात कर रही है और कहती है कि अगर ऐसा है तो अगले महीने मुख्य पैलेस में एक बैठक है। वो पूछती है कि उसने ये क्यों उठाया, जिस पर प्रिंसेस जवाब नहीं देती और कहती है कि तब उसे मंत्री से सीधे अनुमति लेनी चाहिए। वाइन पूछती है कि उसका क्या मतलब है और प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है कि जैसा अपेक्षित था, उसे व्हाइट सेज से सीधे दाववाद की कला सीखनी चाहिए। वो प्रसन्न मूड में आगे कहती है कि वे कहते हैं कि वो इतना सम्मानित और व्यस्त व्यक्ति है कि उच्च पदस्थ अधिकारी भी उसे हल्के में नहीं ले सकते, तो अगर वो खुद नहीं आ सकता तो उसे व्हाइट सेज पैलेस में आना जाना करके उसकी शिक्षा लेनी होगी। वाइन बीच में टोकने की कोशिश करती है, लेकिन नीली प्रिंसेस अपने ही सपनों में खोई है। शर्माते हुए सोच रही है कि उसे कौन सा हेयरपिन पहनना चाहिए। आइरिस हेयरपिन शायद बहुत बचकाना लगेगा। वो खुद से कहती है कि शायद वो बहुत उत्साहित हो गई, क्योंकि उच्च पदस्थ बैठक अभी हुई भी नहीं। वो हंसती है, कहती है कि उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वाइन पीछे से सिर्फ देख सकती है, चेहरे पर गहरा भाव लिए, पूरी तरह समझते हुए कि उसकी प्रिंसेस क्या योजना बना रही है। वो अंदर से सोचती है कि वो वाकई सोल तप्यांग को पकड़ने की कोशिश कर रही है। किसी और के लिए वो एक प्यारी लड़की लगती है जो पैलेस से बाहर साहसिक कार्य की योजना बना रही है, लेकिन अगर सोल तप्यांग उसे देखता तो वो एक काल के दूत की तरह लगती, जिसके हाथ में हंसिया है और वो उसकी नजदीकी मौत की घोषणा कर रही है। बाद में जो मासिक 2 बार आयोजित क्राउन प्रिंस की कंसोर्ट्स की चाय पार्टी की बैठक में वर्मिलियन बर्ड प्रिंसेस नीले ड्रैगन प्रिंसेस से पूछती है कि क्या वो वाकई व्हाइट सेज पैलेस सप्ताह में 2 बार जाने की योजना बना रही है।
बाद वाली बताती है कि पहले एक दाओवादी उसके पैलेस में आया था उसे सिखाने, लेकिन अब उससे शिक्षा लेना मुश्किल लगता है। वो वर्मिलियन प्रिंसेस से अनुरोध करती है कि काउंसिल मीटिंग में उसके इच्छा के बारे में सकारात्मक रूप से बात करें, क्योंकि पिछले जन्मदिन समारोह में उसे उसकी दाओवाद की कला रोचक लगी थी। इन्हें पुष्टि करती है कि वो वाकई हैरान थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो दाओवाद में इतनी निपुण होगी। नीली प्रिंसेस उसकी तलवारबाजी की भी तारीफ करती है, कहती है कि वो उसकी आंखों से उसका पीछा नहीं कर सकी और तालिया अपने आप निकल गई। फिर वो व्हाइट टाइगर प्रिंसेस के नृत्य की भी तारीफ करती है, इसे वाकई सम्मोहक कहते हुए। व्हाइट टाइगर प्रिंसेस अपना मोड़ने वाला पंखा बंद करती है और हंसकर टाल देती है, कहती है कि वो उसे बहुत प्रशंसा दे रही है। नीली प्रिंसेस आगे वर्मिलियन प्रिंसेस को सोने की हेयरपिन पाने की बधाई देती है, कहती है कि ये उसे फपता है और इसके लिए उपयुक्त मालिक मिल गया। वर्मिलियन प्रिंसेस विनम्रता से कहती है कि ये सिर्फ एक आलीशान वस्तु है, जबकि अंदर से सोचती है कि वो एक करीबी रिश्ता बनाना चाहती थी ताकि माहौल को खुशहाल बनाया जा सके, लेकिन एक नजर में उनके साथ सहज होना मुश्किल है। वे अभी तक अपनी सीटें भी नहीं ले पाए हैं और माहौल पहले से ही अशांत है। फिर भी वे कहते हैं कि शुरुआत ही आधी लड़ाई है। वो सोचती है कि क्या उसे विषय उठाना चाहिए। नीली प्रिंसेस की आवाज जो उसे पुकारती है उसे ख्यालों से जगा देती है। वो कहती है कि उसे सुना कि वो व्हाइट सेज पैलेस के एक गार्ड से तलवारबाजी की ट्रेनिंग ले रही है। वो पूछती है कि उसे निम्न श्रेणी के योद्धा से ट्रेनिंग लेने का कोई कारण तो रहा होगा। ये सवाल इन्हयान को हैरान कर देता है, जो पूछने की कोशिश करती है कि वो इसे कैसे जानती है, लेकिन उसे पूर्व द्वारा काट दिया जाता है, जो कहती है कि उसने हाना के दाववादी मास्टर से 2 महीने की दाववाद ट्रेनिंग ली, लेकिन उसने जल्दी ही हार मान ली क्योंकि वो उसके लिए सही शिक्षक नहीं था। क्योंकि मार्गदर्शन मांगना महत्वपूर्ण मामला है, तो उसे सही व्यक्ति ढूंढना होगा। वर्मिलियन प्रिंसेस बताती है कि वो योद्धा काफी निपुण है, जिसके साथ अभ्यास करना सार्थक है। नीली प्रिंसेस गहराई से जानने की कोशिश करती है, पूछती है कि क्या यही एकमात्र कारण है। बाद वाली चुप रहती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि तलवारबाजी में मार्गदर्शन मांगते वक्त कौशल के अलावा कुछ और की जरूरत नहीं। वो अंदर से सोचती है कि कारण वाकई यही है, उसके पास कोई गुप्त मंशा नहीं है। वो नीली प्रिंसेस को बताती है कि अगर वो व्हाइट सेज से शिक्षा लेती है तो निश्चित रूप से उल्लेखनीय सुधार देखेगी, लेकिन उसे सुना कि वो हमेशा व्यस्त रहता है और शिष्य आसानी से नहीं लेता। नीली प्रिंसेस रूखे लहजे में कहती है कि ये कुछ ऐसा है जो उसे खुद संभालना चाहिए, जिससे कमरा मृत्यु सन्नाटे में डूब जाता है, जबकि हेडमेड्स पीछे से देखती है। नीली प्रिंसेस चमकीली मुस्कान के साथ कहती है कि उसकी स्थिति के प्रति उसकी चिंता इसलिए होगी क्योंकि उसकी दयालुता समुद्र जितनी विशाल है। इन्हयान अंदर से सोचती है कि वो इस उम्र में काफी समझदार है। वो पहले से ही हिट एंड रन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इतनी समझदार व्यक्ति कैसे नहीं जान सकती कि उसके भाव सोल तप्यांग के पतन का कारण बन सकते हैं। वो खुद से मानती है कि वाकई हर बार जब उसे उसकी याद आती है उसे एक अजीब आकर्षण का एहसास होता है, लेकिन वो जानती है कि अगर उसका आकर्षण गलत दिशा में बढ़ा, ये एक तलवार बन जाएगा जो उसे सिर काट सकती है। वो इस आकर्षण को सहन कर रही है, फिर भी उसे लगता है कि ये अनुचित है कि जीन सुखबाई नीली प्रिंसेस आजादी से इधर उधर दौड़ सकती है। अचानक अपनी सोच को महसूस करते हुए वो गहरी लालिमा से भर जाती है और शर्मिंदगी में अपना मुंह ढक लेती है। अपनी प्रतिक्रिया देखकर वे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो कहती है कि कुछ नहीं, जबकि नीली प्रिंसेस अपनी शंकाओं की पुष्टि सी लगती है और उसका धमकी भरा आभा बढ़ता है। अपनी नई प्रतिद्वंदी को देखते हुए वो सोचती है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसे सब साफ दिख रहा है। बाद में तप्यांग को खबर मिलती है कि नीली प्रिंसेस सप्ताह में 2 बार व्हाइट सेज पैलेस में शिक्षा लेगी और ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसे अंदर बाहर ले जाए। उसके सामने खड़े होकर वो अपने आदेशानुसार उसे पैलेस तक मार्गदर्शन करने की पेशकश करता है। उसकी शर्मीली अभिव्यक्ति को देखते हुए तप्यांग अंदर से आंसुओं से भर जाता है और वर्मिलियन बर्ड प्रिंसेस को पुकारता है, क्योंकि उसने उसे मदद करने का वादा किया था।